नमस्कार। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अणुचुंबकीय पदार्थ के रुद्धोष्म विचुंबकन से शीतलन। तो हम जानते हैं कि जब किसी अणुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके जो चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाते हैं। अब अणुचुंबकीय पदार्थ है क्या? तो अणुचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर अल्प चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेता है। इसे हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑड नंबर होता है। मतलब अणुचुंबकीय पदार्थ वही तत्व होते हैं जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम संख्या होती है। अब जैसा कि हमने बताया कि जब ये चुंबकित हो जाते हैं तो इन पदार्थ के एकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसको हम चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। अब विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने पे ये पाया गया है कि जो चुंबकन तीव्रता है वो चुंबकन क्षेत्र H के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर I जो है चुंबकन तीव्रता है और H क्या है? चुंबकन क्षेत्र है। मतलब हम आपको बता दें कि H वह चुंबकन क्षेत्र है जो कि मुक्त धाराओं के कारण उत्पन्न होता है और I तो हमने बता ही दिया कि जो एकांक क्षेत्र एकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उन सभी चुंबकीय आघूर्णों को हम चुंबकन तीव्रता कहते हैं। तो I प्रोपोर्शनल होता है H। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब यहाँ से हट जाता है तो ये एक नया कांस्टेंट लग जाता है जिसे हम बोलते हैं झाई। ये झाई है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो झाई जो है ये एक नियतांक है, इसे हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण कितना चुंबकीय गुण ग्रहण करता है, ये चुंबकीय प्रवृत्ति से पता चलता है। अब चूंकि अणुचुंबकीय पदार्थ के लिए जो ये झाई होता है चुंबकीय प्रवृत्ति जिसको हम व्यक्त करते हैं झाई, ये बहुत कम होता है और ये परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके लिए प्रयोगों द्वारा क्यूरी ने देखा कि जो ये आपका झाई होता है जिसको हम चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं, ये जो है परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यदि ताप बढ़ेगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति घटेगी, अर्थात ताप यदि ज़्यादा होगा तो पदार्थ के चुंबकत्व को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी और अगर ताप घट जाएगा तो पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब चुंबकत्व को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब यहाँ से जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाता है C/T। यहाँ C जो है एक क्यूरी नियतांक है ना। क्यूरी नियतांक होता है क्योंकि यहाँ C से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूरी का फर्स्ट लेटर C है ना, इसलिए इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस झाई के मान को जब हम यहाँ पे I = झाई T में पुट कर देते हैं तो I = हो जाता है CH/T, ये हो जाता है। अब यदि हम इसको आयतन के टर्म्स में देखें तो अगर 1 मोल पदार्थ का आयतन भी है तो 1 मोल पदार्थ के लिए जो चुंबकन की मोलर प्रक्रिया है चुंबकन के M = हो जाएगा IV। अब देखिए I और V में क्या अंतर है। I जो होता है ये एकांक आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है और जो M है ये टोटल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है ना, V आयतन पे, इसलिए V को मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा CVH/T हो जाएगा। अब चूंकि अणुचुंबकीय पदार्थ को जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H में रखते हैं तो अणुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकित होने के लिए पदार्थ के परमाणु चुंबकों को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने में पदार्थ पर कुछ कार्य किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे
तो जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद जो पदार्थ के चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में जब संरेखित होंगे अर्थात उन पदार्थों पर कुछ कार्य किया जाएगा। ठीक है। अब यदि ये चुंबकन समतापी दशा में होता है, समतापी दशा का मतलब है जबकि ताप समान हो, तो इस स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो पदार्थ पर जो कार्य किया जाएगा वो बाह्य वातावरण के ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो जाता है। और यदि यह चुंबकन रुद्धोष्म दशा में होता है, रुद्धोष्म दशा का मतलब ये होता है कि जब वातावरण से ऊष्मा पदार्थ को नहीं मिलती और पदार्थ से ऊष्मा वातावरण को नहीं जाती, मतलब पदार्थ की ऊष्मा पदार्थ जो है वातावरण से ऊष्मा आदान प्रदान जब नहीं करता तब इस प्रक्रिया को रुद्धोष्म दशा में कहा जाता है। तो चूंकि इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता इसलिए पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम कार्य करेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी और ऊष्मा जो है बाहर तो जा नहीं सकती, इसलिए उसकी वो ऊष्मा से उसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी और इससे पदार्थ का ताप भी बढ़ जाएगा। लेकिन यदि हम अनुचुंबकीय पदार्थ को हम रुद्धोष्म दशा में विचुंबकन करते हैं, विचुंबकन का मतलब होता है कि जब पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में संरक्षित हो जाता है तो चुंबकन कहलाता है। अब यदि हम चुंबकीय पदार्थ को हटा लेते हैं तो जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है फिर से अपनी पुरानी अवस्था में आने का प्रयास करते हैं। तो जब फिर से वो अपनी पुरानी अवस्था में आने का प्रयास करेंगे तो उनको फिर से कार्य करना पड़ेगा। अब ये कार्य कहाँ से होगा? इस कार्य के लिए जो ऊर्जा है वो पदार्थ अपनी आंतरिक ऊर्जा से ही लेगा। अब चूंकि आंतरिक ऊर्जा से जब पदार्थ लेगा तो उनका ताप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसे ही बोला जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ के रुद्धोष्म विचुंबकन से शीतलन, क्योंकि शीतलन मतलब ताप का घट जाना। अब हम ये मान लेते हैं कि यदि 1 मोल पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र H में रखा है और उसकी मोलर तीव्रता m से बदलकर m+dm हो जाती है तो पदार्थ पर जो किया गया कार्य है तो कार्य कितना हो जाएगा? dw = -h/dm। यहाँ माइनस इसीलिए आया है क्योंकि जो कार्य है वो पदार्थ पर किया जाता है। क्यों कार्य पदार्थ पे किया जाता है? क्योंकि उसको चुंबकित करना है। पदार्थ चुंबकित कौन कर रहा है? जो बाहर चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकित कर रहा है, इसलिए निगेटिव आ गया है। अब चूंकि हम बेसिक फार्मूला जो कार्य का होता है तो बेसिक फार्मूला होता है dw = pdv। यहाँ से यदि हम कंपेयर करें तो जो P है, P की जगह -h का प्रयोग किया गया है और आयतन V की जगह हम V जो है ये m की तरह उपयोग किया गया है। तो इसी आधार पर यदि हम मैक्सवेल का तीसरा समीकरण उपयोग में लाएं तो जो आपका मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन है वो मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन ये होता है, ये आपका मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन है। अब चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P = कितना होता है? -h, तो P की जगह हमने लिख दिया ये माइनस हो गया और ये h हो गया, और V की जगह कितना लिख दिया? हमने m लिख दिया। तो इस तरह से मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन से ये बन गया। अब हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, तो जो ये ∂m/∂s है और यहाँ h का मतलब ये जो h चुंबकन क्षेत्र है यहाँ पे कांस्टेंट है। ध्यान रखना ये जो h है ये एंथैल्पी नहीं है, एंथैल्पी को भी हम h से व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर h जो है ये चुंबकन क्षेत्र है। तो ∂m/∂s को हम ∂m/∂t और ∂s/∂t इस तरह से हम लिख सकते हैं। h को हमने कांस्टेंट कर दिया, फिर t को ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन फाइनली बन जाएगा। तो चूंकि हम जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है वहाँ से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम यहाँ से कि जो आपका TdS होता है तो TdS = कितना लिखा जाता है? dq। ये थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ से होता है। तो यहाँ से ये जो TdS लिखा हुआ है इसकी जगह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? dq लिख दिया। अब यहाँ पर चूंकि ये जो ∂q/∂t है h कांस्टेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं CH = हो जाएगा ∂q/∂t। अब ये CH क्या है? ये नियत चुंबकन क्षेत्र में पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। CH क्या है? नियत क्षेत्र में पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। तो हम
इसकी जगह लिख देंगे CH, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा डेल टी अपान डेल एच एस माइनस टी अपान CH, क्योंकि डेल क्यू अपान डेल टी को हमने क्या लिख दिया, CH लिख दिया। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इसको हमने क्या लिख दिया। तो ये हो जाएगा डी टी इक्वल टू माइनस टी, ये वाला माइनस टी हो गया, डेल एम अपान डेल टी एच, ये पूरा हो गया। और ये जो डेल क्यू अपान डेल टी एच है इसको हमने क्या लिख दिया, CH लिख दिया। और ये जो आपका डेल एच है, ये डेल एच यहाँ चला गया, ठीक है ना। तो और इस डेल टी को हमने डी टी लिख दिया। तो इस तरह से डी टी इक्वल टू हो गया माइनस टी अपान CH डेल एम अपान डेल टी एच कॉन्स्टेंट DH हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इक्वेशन हो जाता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि m इक्वल टू कितना होता है, अभी हमने पीछे ही देखा है, m इक्वल टू होता है CV, ये m का फार्मूला है, m इक्वल टू CV H अपान T, हमने पीछे देखा है। m क्या है आपका, एक मोल पदार्थ का जो है चुंबकन मोलर तीव्रता है। अब इसको यदि हम T के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डेल एम अपान डेल टी, और H को कांस्टेंट रखते हैं। H यहाँ जो है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता है ना। तो ये हो जाएगा माइनस CV H अपान टी स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो, ठीक है ना। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेल एम अपान डेल टी एच, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा डी टी इक्वल टू टी अपान CH CV अपान टी स्क्वायर DH, ये dt की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से जो t दिया है तो एक t से एक t कैंसिल होगा, तो ये t से एक t कैंसिल हो जाएगा और इस t को हम यहाँ चेंज कर देंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा, आपका बन जाएगा t dt इक्वल टू CV अपान CH H DH, ठीक है, ये बन जाएगा आपका। अब यदि हमने प्रारंभिक चुंबकन क्षेत्र H1 ले लिया और पदार्थ का ताप T1 ले लिया, फिर रुद्धोष्म दशा में जो चुंबकन क्षेत्र H2 ले लिया और पदार्थ का ताप T2 लेकर के इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यदि इस इक्वेशन को हम क्या करें, इंटीग्रेट करते हैं, T की लिमिट T1 T2 और H की लिमिट H1 H2 लगा दें, तो इंटीग्रेशन तो आपको पता ही होगा, इसलिए हम फाइनली रिजल्ट लिख देते हैं इंटीग्रेशन के बाद। तो ये हो जाएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा CV अपान CH, और ये हो जाएगा H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। अब चूंकि अनुचुंबकीय पदार्थ का जब रुद्धोष्म विचुंबकन होता है तो इस स्थिति में हम जानते हैं कि ताप कम हो जाता है, ठीक है ना। अब यदि हम प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र H1 को H ले लें और जो अंतिम चुंबकीय क्षेत्र H2 है, हम ये मान लेते हैं कि H2 की वैल्यू 0 है, चूँकि जब विचुंबकन किया जाता है तो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाता है। तो जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेंगे तो जो ये H2 दिया है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इक्वल टू CV अपान CH, और ये H1 को यदि हमने H ले लिया तो ये हो जाएगा H स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि ये माइनस दिया है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो ये माइनस साइन है ये दर्शाता है कि जो T1 है ये दर्शाता है माइनस साइज कि जो T1 है वो T2 से बड़ा है। इसका मतलब T1 प्रारंभिक ताप है, T2 फाइनली ताप है, अंतिम ताप है। तो चूंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि T1 जो प्रारंभिक ताप ज़्यादा है और बाद वाला ताप कम है। बाद वाला ताप कम होने का मतलब है कि जब हम पदार्थ को विचुंबकन करते हैं
तो पदार्थ का ताप गिरता है। तो यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि जब पदार्थ का रुद्धोष्म विचुंबकन होता है तो पदार्थ में शीतलन प्रभाव आता है, क्योंकि पदार्थ का ताप गिर जाता है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।